बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था। और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 बच्चों हमने 3 एक्सरसाइज बच्चों हमने इसकी कंप्लीट कर ली। और बच्चों इसकी रहती है मुतफरक मशक, वो आज हम करेंगे, लेकिन वो करेंगे कंसेप्ट के साथ। बच्चों ये MCQs हैं। बच्चों हमारे पास MCQs है, दिए गए सवालात के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, दुरुस्त के लिए हमने टिक का निशान लगाना है। और हमारे पास MCQs नंबर 1 है, ग्रोही। ग्रोही का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप तद्दी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जदवल कहलाता है। तो बच्चों हम देख लेंगे ग्रोही तद्दी जदवल। जब भी हम, ग्रोही का मतलब होता है ये ग्रुप डाटा, जब भी हमारे पास ग्रुप डाटा होता है ना, ग्रुप डाटा के लिए आना हम इस तरह कॉलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉलम। इस तरह कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जमाती हदूद होती है, क्लास बाउंड्री होती है, क्लास होती है। यहाँ पर हमारे पास तदुदात, तदुदात का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर हमारे पास टैली निशान होते हैं। तो जिस तरह अगर हमारे पास ग्रुप के अंदर डाटा आ जाए, ग्रुप डाटा आ जाए, तो उसके अंदर हम जो सा जदवल तैयार करते हैं वो हम इस तरह टेबल तैयार करते हैं। तो हमें जब भी हमारे पास ग्रुप डाटा किससे तैयार किया जाता है? टेबल के साथ। तो बच्चों इसकी हम थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। तो वो हमारे पास असल में होती है तददी तकसीम। तो बच्चों ये हमारे पास पेज नंबर है 124। 124 के अंदर हम देख लेते हैं इसका पेज नंबर हमारे पास 100। ये हमारे पास तददी तकसीम है। खाम मवाद को मुनज़म या यक तरफ़ा जदवल की सूरत में पेश करना, और इस जदवल में मुद्दात और रकमों को मुख्तलिफ ग्रोहों में यानी ग्रुप में तकसीम किया जाता है। तो वही तो हमारे पास कहलाती है तददी तकसीम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र आ जाए तो उसके अंदर हमने ना एक टेबल तैयार करना होता है। तो ग्रुप डाटा के लिए हमें क्या बनाना होता है? टेबल। तो बच्चों ये हमारे पास फिर इसका आंसर क्या बनेगा? जदवल तददी तकसीम आएगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद है कालमी नक्शा मजमुआ है मुतसल्ला। तो बच्चों सबसे पहले हम कालमी नक्शा देख लेंगे। ये हमारे पास MCQs नंबर 2 है, और ये हमारे पास पेज नंबर 129 पे हम देखेंगे इसको। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों हमने कंसेप्ट क्लियर करना है। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सा नक्शा है? कालमी नक्शा है। ये शेप है कालमी नक्शे की। तो ये देख लें, ये भी हमारे पास क्या है? मुतसल्ला मुस्ततीलों। बच्चों क्या है? मुस्ततीलों का, मुतसल्ला मुस्ततीलों का जो सा मजमुआ ना, वही तो हमारे पास क्या कहलाता है? कालमी नक्शा। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास क्या है? ये भी मुस्ततील है, 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 ये भी मुस्ततील है। तो मुस्ततीलों का मजमुआ मुतसल्ला। मुतसल्ला का मतलब होता है साथ साथ जुड़ी हुई हों। क्या जुड़ी हुई हों? मुस्ततीलों, यानी मुस्ततील आपस में साथ साथ क्या हों? जुड़ी हुई हों। तो बच्चों इसका फिर आंसर क्या बनेगा? हमारे पास MCQs नंबर 2 का कालमी नक्शा मजमुआ है मुस्ततीलों का, मुतसल्ला मुस्ततीलों का। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा? मुस्ततीलों बनेगा। इसके ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 3 है, तददी कसीरुज़ला कई पहलों की डैश है। तो बच्चों हम क्या देखेंगे? तददी कसीरुज़ला। तददी कसीरुज़ला हमारे पास पेज नंबर 133 पे है, पेज नंबर 133। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया पेज नंबर 133। ये हमारे पास बना हुआ है। ये जो सा नक्शा ये कहलाता है तददी कसीरुज़ला। तो तददी कसीरुज़ला का मतलब होता है जिसकी एक से ज़्यादा क्या हो? साइड। ये देख लें, एक से ज़्यादा साइड हैं, एक से ज़्यादा अजला हों जिसके, और वो क्या हो? बंद शक्ल हो। देखो यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी बंद है। तो यानी बंद शक्ल को कहते हैं, बंद शक्ल भी हो और हमारे पास एक से ज़्यादा अजला भी हों उसकी। ये देख लें, एक से ज़्यादा अजला भी हैं और ये यहाँ से बंद भी है, तो बंद शक्ल होती है। तो बच्चों फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, तददी कसीरुज़ला कई पहलों की बंद शक्ल है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बंद शक्ल आएगा।
तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 3। इसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 4, मजमूई तददी जदवल कहलाता है। तो बच्चों ये हम देख लेंगे, ये हमारे पास MCQs नंबर 4 है। 133 पे देख लेंगे, 133 पे हमें पता चल जाएगा भी इसका आंसर क्या है सही। 133 बच्चों ये आ गया, मजमूई तददी तकसीम आ गया। और ये एक जदवल जो बलाई जमाती हदूद के मुद मुकाबल मजमूई तदुदात को ज़ाहिर करे वो मजमूई तददी तकसीम भी कहलाती है। और ये लिखा हुआ है कम तर, बच्चों मजमूई तददी तकसीम को कम तर मजमूई तददी तकसीम भी कहते हैं। ये आंसर लिखा हुआ है, मजमूई कम तर मजमूई तददी तकसीम भी कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर फिर क्या बनेगा, इसके मुताबिक कम तर मजमूई तददी तकसीम भी कहते हैं। मजमूई तददी जदवल को कम तर मजमूई तददी तकसीम भी कहते हैं। इसी तरह बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 5 है, मजमूई तददी कसीरुल अज़ला में तदुदात को डैश के मुद मुकाबल नक्शे पर ज़ाहिर किया जाता है। तो बच्चों ये भी हम देख लेंगे, ये हमारे पास 134 पेज पे है। 134 ये हमारे पास 135 ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मजमूई तददीदात कसीरुल अज़ला, मजमूई तददीदात कसीरुल अज़ला के अंदर। तो बच्चों ये देखें जोज़ नंबर 2 के अंदर, जोज़ नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लें हमारे पास मुतलका बलाई जमाती हदूद। क्या मजमूई तददीदात कसीरुल अज़ला क्या है, मुतलका बलाई जमाती हदूद और तदुदात को बजरिया निशान दर्ज करें। तो बच्चों यहाँ पर ये इसका आंसर लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर फिर क्या आएगा हमारा आंसर इसका, बलाई जमाती हदूद। तो बच्चों फिर मैं आपको फिर एक और इसके हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास मजमूई तदुदा कसीरुल ये पर हमारे पास लिखा है, ये बनी हुई शेप इसकी 133 के ऊपर। तो बच्चों ये हमारे पास मजमूई तदुदात, ये हमारे पास क्या तददी कसीरुल अज़ला की तश्कील है और इसकी जो सी हमारे पास शक्ल है वो इस तरह की होती है। तो बच्चों ये देख लें इसके अंदर जो सी वैल्यू होती है ना, मैं बताता हूँ ये वाली, ये हमारे पास कालमी है और ये हमारे पास इसके अंदर जो सी हमें वैल्यू लेनी होती है ना इसकी, ये हमारे पास क्या है मजमूई तददी कसीरुल अज़ला के लिए हम बलाई जमाती हदूद है हमारे पास। इसका आंसर क्या बनेगा, ये हमारे पास 134 के ऊपर था, ये हमारे पास 134 मुतलका बलाई जमाती हदूद है। तो ये हमारे पास लिखी हुई मजमूई तददी कसीरुल अज़ला। तो बच्चों ये देख लें इसके अंदर हम ये वैल्यू लेते हैं ना, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास असल में बलाई जमाती हदूद की वैल्यू होती है इसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर। क्या ये जो सी वैल्यू कौन सी होती है, बलाई जमाती हदूद की। तो बच्चों फिर इसका आंसर कौन सा बनेगा, बलाई जमाती हदूद बनेगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 6 है, हसाबी औसत एक ऐसा पैमाना है जो मतगैर मकदार की कीमत मालूम करता है और मतगैर की तमाम कीमतों का मजमुआ और उन पर तकसीम किया जाता है। यानी हमारे पास MCQs नंबर, हम हसाबी औसत किस तरह निकालते हैं, हम निकालते हैं मवाद का मजमुआ बटा मवाद की तादाद के साथ। यानी यहाँ पर यही बात तो लिखी हुई है उसने, तमाम कीमतों का मजमुआ को हम तकसीम करवाते हैं किसके साथ, मवाद की तादाद के साथ। तो बच्चों यहाँ पर फिर क्या आएगा, मवाद की तादाद आएगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे तादाद के ऊपर। इसके बाद बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 7 है। MCQs नंबर 7 के अंदर हनराफ का मतलब है कि किसी मतगैर मकदार की कीमत से डैश का फ़र्क है। तो बच्चों ये हम देख लेंगे
इसको हम बुक से देखेंगे ताकि हमें अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चे ये हमारे पास MCQs नंबर 7 है और हम इसको पेज नंबर 138 पे देखेंगे। पेज नंबर हमारे पास 138 है। तो बच्चे ये देख लें हमारे पास पेज नंबर 138 के ऊपर, तो ये हमारे पास किसी मतगैर की कीमत से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है किसी मतगैर की कीमत से मुस्तकिल मकदार ए के फ़र्क को हनराफ कहते हैं। हनराफ का मतलब होता है डेविएशन, यानी एक्स में से ए हम जो सा सेलेक्ट करते थे ना टेबल के लिए, तो वो ए एक्स में से ए माइनस करवाते हैं तो वो हमारे पास क्या हासिल होता था, हनराफ। हनराफ का मतलब होता है डेविएशन। ये देख लें मुस्तकिल मकदार लिखी हुई है, किसी मतगैर की कीमत से, किसी मतगैर की कीमत से हम ना मुस्तकिल मकदार को ना माइनस करवा देते हैं। इस तरह एक्स में से -a करवा देते हैं तो वो हमारे पास हनराफ हासिल हो जाता है। तो बच्चों इसका फिर आंसर कौन सा बनेगा, मुस्तकिल मकदार बनेगी इसकी। क्या बनेगी इसकी, मुस्तकिल मकदार। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुस्तकिल मकदार के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे, तो ये हमारे पास मुस्तकिल मकदार आएगा इसका आंसर। इसी तरह बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 8 है, तददी तकसीम की शक्ल में मवाद कहलाता है। तददी तकसीम, तददी का मतलब होता है ग्रुप के अंदर। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रुप के अंदर तददी तकसीम का मतलब कि हम इस तरह का टेबल बनाते हैं। यहाँ पर क्लास होती है हमारे पास, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है यानी तदुदात, और यहाँ पर जमाती हदूद होती है। इस तरह का अगर ग्रोही के लिए हम क्या करते हैं, तददी तकसीम। तददी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी आ गई, तदुदात आ गया। तो जिसके अंदर तदुदात आ जाए तो उसके लिए हम कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं, ग्रोही का। तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, ग्रोही मवाद आएगा, ग्रोही मवाद। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। जो नंबर 8 का आंसर क्या बनेगा, ग्रोही मवाद। अब हमारे पास MCQs नंबर 9 है। 9 हमारे पास किसी मतगैर मकदार का एक जैसी मुद्दात, अगर एक जैसी मुद्दात आ जाए ना, मसलन मुस्तकिल कीमत के लिए हिसाबी औसत होता है। तो बच्चों मैं आपको इसको ना एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। देखो हमारे पास एक जैसी मुद्दात हो इस तरह 4 4 4 4, तो जब हम इसका क्या लेंगे, हिसाबी औसत। हिसाबी औसत का फार्मूला होता है x बार सिग्मा x बटा n होता है। अब हम पहले क्या लेंगे, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है इन तमाम x की वैल्यू को जमा करवा देंगे, 4 + 4 + 4 + 4 बटा n। n होता है इस मवाद की तादाद, 1 2 3 4, 4 के साथ तकसीम करवा देंगे। x बार ये 4 + 4 + 4 कितना आ गया, 16 बटा 4, 4 4 के साथ 4 × 4 4 4 16, तो x बार हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये देख लें अगर एक जैसी मुद्दात हो ना, एक जैसी वैल्यू, तो जब हम उसकी हिसाबी औसत लेते हैं तो वो हमारे पास 4 के बराबर आती है, वही नंबर आ जाता है हमारे पास। ये देख लें यहाँ पर 4 ही है, तो ये 4 इसी वैल्यू के बराबर आ जाएगा। यही तो बात उसने यहाँ पर हमें कही है भी, अगर किसी मतगैर मकदार का एक जैसी मुद्दात हो, तो ये एक जैसी मुद्दात ही है हमारे पास। ये देख लें एक जैसी मुद्दात हैं, जब हम इसकी लेते हैं हिसाबी औसत, तो वो मुस्तकिल मकदार के लिए, तो वो मुस्तकिल मकदार खुद के ही हासिल हो जाती है, यानी बज़रिया खुद के आ जाता है। के यानी ये हमारे पास असल में के है। के का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। ये हमारे पास असल में के ही है। तो बच्चों अगर हम इसको देखना चाहें तो ये हमारे पास पेज नंबर है 152 के ऊपर, हम देख लेंगे इसको, थोड़ा सा तफसील से भी देख लेते हैं। 152 हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 152। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक जैसी मुद्दात, मसलन मुस्तकिल मकदार के का हामल मतगीर की हिसाबी औसत भी वही मुस्तकिल मकदार होती है। वही तो अगर हमारे पास एक जैसी मुद्दात हो ना, उसकी हम ले लें हिसाबी औसत, तो वही दोबारा मुस्तकिल मकदार के ही बराबर आ जाता है हमारे पास, वही 4 आ गया था। तो बच्चों फिर इसका आंसर कौन सा बनेगा, इसका आंसर बच्चों हमारा बनेगा बज़रिया खुद के।
वही के हासिल हो जाता है। तो इसका आंसर ये आ गया। तो बच्चे इसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 10 है, हिसाबी औसत तब्दील करने से हासिल होती है। तो बच्चों हम इसको MCQs नंबर 10 को देख लेंगे। ये हमारे पास इसके अंदर पेज नंबर आएगा इसका 153 के अंदर देखेंगे हम इसको 153। तो बच्चे ये हमारे पास 153 आ गया। अगर हम ये जो सा ना, ये हमारे पास मंबा कहलाता है। मंबा का मतलब होता है ये जो सा कॉलम है ना, ये कॉलम, ये हमारा पास होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मंबा। और इसी तरह ये जो सा टेबल है ना, ये वाला हमारा, ये जो सा कॉलम है, ये हमारे पास स्केल होता है। स्केल का दूसरा नाम क्या, पैमाना पैमाइश। और ये जो सा कॉलम है ना, ये हमारे पास हनराफ कहलाता है। यानी इस y बराबर क्या है हमारे पास x+5। ये जो सी मसावात है ना, ये ओरिजिनल क्या है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब होता है हमारे पास मंबा, मरकज़। क्या होता है, मरकज़ होता है। अगर मैं इस x की वैल्यू में 5 जमा करवा दूँ, और ये 5 कौन सा है, ये असल में हिसाबी औसत है। ये वाली इन तमाम नंबर को जमा कर दिया तो ये 25 आ गया। तो 25 को इसकी तादाद के साथ तकसीम करवा दिया तो 5 आ गया। 25 तकसीम 5 करेंगे 5 आ गया। अगर इस वैल्यू में अगर मैं 5 जमा करवाऊँ, 4 में 5 जमा करवाएंगे 9 आएगा, 5 में 5 जमा करवाएंगे 10 आएगा। तो ये जो सा ना हमारे पास x+5, ये असल में क्या कहलाता है, मब्बा कहलाता है। मब्बा का मतलब होता है ओरिजिन यानी मरकज़। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें 152 पेज के ऊपर, मरकज़ की तब्दीली, मरकज़ का मतलब क्या है, मंबा है। मरकज़ की तब्दीली हिसाबी औसत पर असरअंदाज होती है। तो बच्चों फिर यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें पता चल गया इसका कौन सा आंसर बनेगा, मंबा बनेगा। मंबा का मतलब क्या होता है, मरकज़। मरकज़ भी आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया मंबा। इसी तरह बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर कितना है, 11, हिसाबी औसत डैश तब्दील करने से असरअंदाज होती है। तो बच्चों अगर आपने इसको याद रखना तो आप इसकी इस तरह याद रख लें भी x+5 या x+ इसमें हिसाबी औसत, या इस तरह, या इसको हम लिख सकते हैं y मसावी x+x हिसाबी औसत। तो बच्चे हमारे पास जोज़ नंबर क्या है, 11, और जोज़ नंबर 11 के अंदर हिसाबी औसत डैश तब्दील करने से असरअंदाज होती है। तो बच्चों हम इसको भी देख लेंगे पेज नंबर 153 पर। पेज नंबर 153 है हमारे पास। तो बच्चों पेज नंबर 153, तो बच्चों ये देख लें, ये हमारे पास जो सा स्केल है ना, ये जो सा कॉलम है, ये हमारे पास कहलाता है स्केल। और इसको पैमाना पैमाइश भी कहते हैं, पैमाना पैमाइश। ये कैसे वैल्यू हासिल होती, x को 10 के साथ ज़रब करवाया है, यानी 4 को हम 10 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 40 बन गया। 5 को 10 के साथ ज़रब करवाया तो 50 बन गया। 8 को 10 के साथ ज़रब करवाया तो हमारे पास 80 आ गया। तो इस तरह ये वैल्यू हासिल हुई है। तो इस जो से टेबल को ना कहते हैं स्केल। स्केल का मतलब क्या है, पैमाना पैमाइश। तो अगर हम इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखते हैं, खसूसियात के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ स्केल की तब्दीली भी हिसाबी औसत पर असरअंदाज होती है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है स्केल आना है। स्केल का मतलब क्या होता है, पैमाना पैमाइश। हिसाबी औसत पैमाना पैमाइश तब्दीली करने से असरअंदाज होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास पैमाना पैमाइश आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरह हम किसी मतगीर x का इसके हिसाबी औसत के हनराफ किसी मतगीर x का इसके हिसाबी औसत से हनराफ का मजमुआ हमेशा डैश होता है। तो बच्चों इसको भी हम देख लेंगे पेज नंबर 153 पर। पेज नंबर 153 पे देखेंगे इसको भी डिटेल से थोड़ा सा। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मतगीर x इसके हिसाबी औसत से हनराफ का मजमुआ हमेशा क्या होता है, 0।
ये बच्चों ये टेबल क्या, ये कॉलम क्या कहलाता है हमारे पास बच्चों, ये जो सा कॉलम है ना ये हमारे पास हनराफ कहलाता है। यानी इस x की वैल्यू में से ना आपने हिसाबी औसत को माइनस कर देना। इसकी हिसाबी औसत क्या थी 5, 4 में से -5 करवाएंगे तो -1 आ गया। यानी x क्या हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसमें से हमने हिसाबी औसत को माइनस करवाना है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है हनराफ। तो बच्चों इसका जो सा इन वैल्यू का जब मैंने सिग्मा लिया, समीशन लिया, सिग्मा का मतलब क्या समीशन, तो इसका समीशन किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो बच्चों फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास MCQs नंबर है हमारे पास 13, x1 x2 x3 चलते जाएंगे 100 मुद्दात के हासिल ज़रब का nth मुस्बत जज़र डैश का रूट कहलाता है। तो बच्चों इसको भी हम देख लेंगे। ये हमारे पास MCQs नंबर है 13, MCQs नंबर 13 और ये इसको पेज 149 पेज पे देखेंगे 149 पर। तो बच्चों 149 ये आ गया हमारे पास 149, ये हमारे पास 149 है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास अकलीदी औसत, क्या हमारे पास अकलीदी औसत है। तो अकलीदी औसत अगर हमारे पास हो ना अनग्रुप डाटा यानी गैर ग्रोही डाटा हो, तो गैर ग्रोही के लिए हम x1 x2 x3 जितनी भी वैल्यू होंगी उनको आपस में ज़रब करवा देंगे, ऊपर 1/n ले लेंगे इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास 1/n, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ तारीफ़ के अंदर किसी मतगीर x की अकलीदी औसत से मुराद मुद्दात x1 x2 x3 चलते जाएंगे 100 के हासिल ज़रब का nth मुस्बत रूट है। अलामती तौर पर इसको हम यूँ लिखते हैं अकलीदी औसत को x1 x2 x3 और इसका nth मुस्बत रूट ले लिया उसने 1/n। तो बच्चों फिर ये हमारे पास क्या आएगा इसका अकलीदी औसत आ जाएगा। तो इसके ऊपर अकलीदी औसत के ऊपर क्या करेंगे टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 14 हैं x1 x2 x3 चलते जाएंगे 100 मुद्दात के मकूस का मकूस। अगर हमारे पास मुद्दात का अगर मकूस ले लें ना हम तो उसकी हिसाबी औसत कहलाती है। तो बच्चों ये भी हम देख लेंगे। ये हमारे पास है MCQs नंबर 14 और 14 हम देखेंगे 51 पेज पर 50 और 1 51, ये आ गया हमारे पास 51 पेज। वो कीमत जो मुद्दा x1 x2 का मकूस यानी इन्हीं का अगर हम मकूस ले लें ना तो ये 1/x और इसका फार्मूला क्या तो n/सिग्मा 1/x गैर ग्रोही के लिए। तो बच्चे ये गैर ग्रोही के लिए है, ये ग्रोही के लिए है। तो जब भी हम मुद्दात का मकूस ले लेंगे तो बच्चों मुद्दात क्या यानी हमारे पास 5 है, अगर हम इसका मकूस लेंगे तो 1/5 आ जाता है। मकूस क्या आएगा 1/5। तो वो हमारे पास कौन सी औसत कहलाती है हम अहंग औसत कहलाती है। तो बच्चों फिर इसका आंसर क्या बनेगा हम अहंग औसत बनेगा। तो हम अहंग औसत के ऊपर क्या करेंगे टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 15 हैं। किसी मवाद में सबसे ज़्यादा मर्तबा आने वाली मुद्द कहलाती है आधा। ये भी हमें पता सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो उनकी कीमत होती है ना वो आधा कहलाती है। हम इसको थोड़ी सी डिटेल से भी देख लेते हैं। MCQs नंबर 15 को हम देखेंगे 147 पेज के ऊपर 147 पेज है हमारे पास। तो बच्चों ये लिखा हुआ आधा किसी सिलसिलावार मवाद में वो कीमत जो सबसे ज़्यादा बार आए वही तुम्हारा क्या कहलाता है आधा। तो बच्चों फिर इसका क्या आंसर बनेगा आधा बनेगा। तो आधे के ऊपर क्या करेंगे टिक का निशान लगा देंगे। अब ऐसा पैमाना जो मुद्दात की दरमियानी मुद्द बताता है, हमें पता है जब भी हम मवाद की अगर दरमियानी वैल्यू मालूम करनी हो ना तो वो हम किस तरीके से करते हैं वस्तानिये के तरीके से। तो बच्चों ये हमारे पास फिर क्या आ गया वस्तानिया आ गया। तो वस्तानिया को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं ताकि बच्चों हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। असल हमने कंसेप्ट क्लियर करना है। तो बच्चों ये हमारे पास पेज नंबर 143 पे है 143 ये आ गया वस्तानिया। वस्तानिया हमारे पास
असल में जब मवाद किसी तरतीब या बढ़ती या घटती हुई सूरत में हो तो वस्तानिया वो कदर है जो इस पूरे मवाद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। यानी मवाद का 50% हिस्सा वस्तानिया कदर से पहले और 50% हिस्सा वस्तानिया कदर के बाद होता है। यानी दरमियान वाली वैल्यू जो सी हम निकालते हैं ना, दरमियान वाली वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वस्तानिया। तो ताक के लिए बच्चों, जुफ्त के लिए हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, और ताक के लिए बच्चों हमने वस्तानिया मालूम करने का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। तो बच्चों, तो फिर इसका आंसर कौन सा बनेगा, हमें पता चल गया भी ऐसा पैमाना जो मवाद की दरमियानी वैल्यू को मालूम करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वस्तानिया। तो वस्तानिया के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास ऐसा पैमाना जो मवाद को 4 हिस्सों में तकसीम करता है वो हमारे पास कहलाता है 4वीं हिस्सा। जब भी मवाद का जिक्र आ जाएगा ना, मवाद को भी 4 हिस्सों में तकसीम करने वाला जो सा पैमाना है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 4वीं हिस्सा कहलाएगा। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास MCQs नंबर है 18, किसी मवाद में मुद्दात का फैलाव कहलाता है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ये हमारे पास MCQs नंबर है 18, ये पेज नंबर 160 पे, 160 पे देखेंगे इसकी डिटेल, 160 पे ये आ गया हमारे पास 160। यहाँ पर लिखा हुआ शुमारियात में इंतशार का मतलब है किसी मवाद में मुद्दात का फैलाव। जब भी मुद्दात का फैलाव का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इंतशार। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, इंतशार आ जाएगा। तो इंतशार के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। किसी मवाद में मुद्दात का जो सा फैलाव वो क्या कहलाएगा, इंतशार। ऐसा पैमाना जो मवाद में तब्दीली की शरह को मालूम करे वो डैश का पैमाना कहलाता है। तो बच्चों ये हमारे पास MCQs नंबर 19 है। 19 को भी हम 160 पेज पे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ऐसा पैमाना जो मवाद में तब्दीली या डिग्री मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो। ऐसा पैमाना जो मवाद में ना तब्दीली पैदा करे, उसकी तब्दीली की शरह पैदा करने के लिए जो सा पैमाना इस्तेमाल किया जाता वो क्या कहलाता, इंतशारी पैमाना, यानी इंतशार कहलाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंतशार के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास MCQs नंबर है 20, किसी मवाद की औसत मुद्दात के फ़र्क को 7 कहते हैं। तो बच्चों हम किसी मवाद की इंतहाई मुद्दात के फ़र्क को, यानी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के दरमियान जो सा फ़र्क है ना वो हमारे पास क्या कहलाता है, 7। ये हमारे पास MCQs नंबर 20 है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 161 पेज पे आएगा, ये देख लें। दिए गए मवाद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी मुद्दात के फ़र्क को सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करवा देंगे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, 7। तो बच्चों फिर इसका आंसर क्या बनेगा, 7 आ जाएगा इसका आंसर। तो 7 के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। बच्चों MCQs नंबर 21 है, मुद्दात के हिसाबी औसत का हिनराफ का मरब्बे को हिसाबी औसत को तगय्यरात कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या बना, तगय्यरात बनेगा। लेकिन हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। ये पेज नंबर 162 पे है। तो बच्चे 162 हम देख लेते हैं, 162। तो बच्चे ये 162 आ गया। तो ये लिखा हुआ है तगय्यरात, वेरिएंस। तगय्यरात वो कीमत है जो किसी मवाद में हनराफ के मरब्बों को, हनराफ के क्या लिए जाते हैं, मरब्बे। ये देख लें, ये क्या कहलाता है, हिस्सा x माइनस एक्स बार। ये हमारे पास कहलाता था हिनराफ। हमने पहले भी MCQs इस तरह का किया। हनराफ का मरब्बों का जो सा हम औसत के लिए किया गया हो तो इसको क्या कहते हैं, तगय्यरात कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, तगय्यरात आ जाएगा।
इसी तरह बच्चों MCQ नंबर 22 है हमारे पास, एक्स मुद्दात के हसाबी औसत का इनराफ के मरब्बों को हसाबी औसत का मुस्बत जज़र है। तो बच्चों इसका क्या आएगा, मेयारी इनराफ। इसको हम ना थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो ये भी हमारे पास पेज नंबर 162 पे है, 162 पेज नंबर। तो बच्चों ये आ गया मेयारी इनराफ, ये लिखा हुआ है जो किसी मवाद में इनराफ के मरब्बों को जो कि हसाबी औसत से लिए गए हों, और ये लिखा हो तगय्यरात का मुस्बत जज़र, यानी ये हमारे पास क्या है, इनराफ है। इनराफ का स्केयर ऊपर क्या ले लें हम, मुस्बत जज़र। ये देख लें मुस्बत जज़र क्या आ गया, मुस्बत जज़र ले लिया जाए। तो वो हमारे पास जो किसी मवाद में इनराफ के मरब्बों को जो कि हसाबी औसत से लिए गए हों उनके मजमुआ और इनकी मुद्दात को की तादाद से तकसीम करने से हासिल होता है मुख्तसरन मेयारी इनराफ तगय्यरात का मुस्बत जज़र है। तो बच्चे यहाँ पर देख लें मुस्बत जज़र का जिक्र आ गया। ये देख लें हसाबी औसत का मुस्बत जज़र को क्या कहते हैं, मेयारी इनराफ। तो बच्चे ये क्या आ गया हमारे पास है इसका आंसर। तो बच्चों ये हमारे पास तरीफ़ें हैं, ये आपने तरीफ़ें अच्छी तरह कर लेनी है बुक के अंदर। जमाती हदूद की तरीफ़ आपको पेज नंबर 127 पे मिल जाएगी, और जमाती निशान की तरीफ़ 127 पे मिल जाएगी। मजमूई तददाद किसे कहते हैं, ये भी 127 पेज पर है। कालमी नक्शा किसे कहते हैं, 128 पेज पर है। और हसाबी औसत की तरीफ़ करें 137 पेज पर है। तददी तकसीम की तरीफ़ करें ये 124 पेज पर है। और मरकज़ी रुझान के दो पैमाने, वस्तानिया होता है, दूसरा क्या होता है हसाबी औसत, आहंगी औसत। ये हमारे पास मरकज़ी रुझान के दो पैमाने, कोई दो के नाम लिखने हैं। हसाबी औसत की तरीफ़ 137 पेज पर है। हसाबी औसत की 3 खसूसियात तहरीर करें। तो बच्चों ये 152 पेज पर मिलेगी आपको। इसके बाद है बच्चों वस्तानिया। वस्तानिया की तरीफ़ 143 पेज पर है। आधे की तरीफ़ 147 पेज पर मिल जाएगी आपको। महंगी औसत के बारे में आप क्या जानते हैं, ये 151 पेज पर है। और अकलीदी औसत आपको 149 पेज पर मिल जाएगी। असात की तरीफ़ 161 पेज पर मिल जाएगी। मेयारी इनराफ की तरीफ़ 162 पेज पर मिल जाएगी। तो बच्चों मैंने आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 बड़े अच्छे तरीके से करवाई और कंसेप्ट के साथ समझाई है। और ये जो उनसे MCQs है ये भी मैंने कंसेप्ट के साथ समझाए हैं। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए, और 7 भी मैंने करवाया हुआ है। उसके सिर्फ ना आखिर वाली जो उनसी मशक है ना उसके 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह करवा दूंगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।